हेलो, माई सेल्फ अमित सिंह यादव, हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया प्रयागराज। तो ऐसा आप लोग सभी जाने रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं सभी जगह पर। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बता दिया था वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट के बारे में। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो बहुत से ब्लैक बोर्ड वगैरह, भाई उतनी ब्लैक बोर्ड वगैरह ना होने की वजह से उस इफ़िशियंसी तो नहीं आ पाएगी क्लासेज में, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी डाउन होगी। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोग को ये मेरी बात समझ में आ जाए। अगर आप लोग के पास इससे बेटर ऑप्शन हो या कुछ मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ तो आप लोग बताइएगा, मैं अपने से बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नया चैप्टर है रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो आप लोग, मैं रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा था, तो मैं आज बताऊंगा रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो रेफ्रिजरेंट आप लोग को पता है कि रेफ्रिजरेंट एक तरीके का माध्यम है जिसके द्वारा हम कूलिंग इफेक्ट गेन करते हैं। कोई भी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस है, उसमें कोई भी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस है, एनीवन, चाहे आपका एयर कंडीशन हो, आपकी फ्रिज हो, या जो भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, तो उसमें जो इनसाइड, मतलब जो डिवाइस के अंदर, जो ऑपरेटर के अंदर, कंडेंसर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट ही फ्लो हो रहा है। वही एक माध्यम है, वो कहीं से हीट लेगा, कहीं हीट ट्रांसफ़र करेगा। जैसी हमारी नीड होगी उसके हिसाब से रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन आप समझ गए, रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है। मतलब कि रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो इवेपोरेटर के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है और कंडेंसर के दौरान क्या करता है, ऊष्मा को निष्कासित कर देता है, मतलब ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है कि क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। तो वैसे ही रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस में क्या होगा, फ्लो, आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। हमारी बॉडी को संचालन करने के लिए ब्लड की जरूरत है, तो रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस को संचालित करने के लिए आपको रेफ्रिजरेंट की जरूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग कोई भी बुक, जब भी लेक्चर देखिए तो बुक को ओपन कर रखिए, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा बेटर है, सार्थक पब्लिकेशन की बुक में प्रेफर कर रहा हूँ, तो इसी पब्लिकेशन की लेंगे तो ज़्यादा अच्छे। नहीं भी है जिसके पास, कोई और भी ले, और भी कोई मतलब बुक, जो भी बुक आपके पास हो उसको ओपन कर लीजिए, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर होगी। ठीक, तो समझ गए आप। तो क्या बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ कंटेंट, उसी कंटेंट को आप नोट्स के रूप में लिखिएगा। ठीक, जो कंटेंट मैं मुंह से बोलूँगा वही चीज़ आप लिखिएगा नोट्स में, वही चीज़ पॉइंट आउट करिएगा, तो बेटर रहेगा। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में क्या है, आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक, तो रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण एवं वाष्पन के दौरान, मतलब एक्सपेंशन और इवेपोरेशन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है और संघनन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को बाहर निकालता है। मतलब कंडेंसर में क्या होता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है। मतलब रूम से आपका क्या कहते हैं, वो हीट लेगा, बाहर आपका जो रूम के अंदर है वो जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन प्रोसेस होगी, और जो चीज़ बाहर जाएगी वो जब जो एनवायरनमेंट में उसमें बाहर निकालेगा। भाई रूम को ठंडा करना है, रूम की हीट को अंदर लिया, एब्जॉर्ब किया और उसको बाहर कर दिया एनवायरनमेंट में। तो आप केवल पहला लिखिएगा, 2 लाइन लिखिएगा, रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण वाष्पन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है, संघनन के दौरान अवशोषित ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, ये लिख लीजिएगा। अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। 2 तरीके के रेफ्रिजरेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, दोनों भाई कुछ डिफरेंस होगा। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मतलब ये चीज़ होती है
जो चीज़ ध्यान से सुनिएगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो चीज़ डिवाइस के अंदर फ्लो हो रही है, समझ रहे हैं, जो चीज़ डिवाइस के अंदर फ्लो, जो रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस है, जो मतलब आपका एसी है, जो आपका फ्रिज है, कोल्ड स्टोरेज है, जो चीज़ डिवाइस के अंदर फ्लो हो रही है वो हमेशा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होगा। मतलब जो चीज़ डिवाइस के अंदर फ्लो हो रही है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जो उसके बाहर होगा वो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। बात समझ में आ रही है? जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, वह देखिए, लिखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में। यह वह पदार्थ होते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट। एग्जाम्पल में क्या है, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजोट्रिव रेफ्रिजरेंट, अनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट और अनसैचुरेटेड कार्बनिक रेफ्रिजरेंट। ठीक, देखिए सेकंड हेडिंग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है और फिर इसे कूलिंग प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह बनती होगी तो वहाँ आप देखेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, मतलब आपको क्या करना है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या, वाटर है भाई। वाटर कैसे बनेगी आइसक्रीम, जो पहले हम लोग खाते थे उन आइसक्रीम की बात हो रही है, अभी की जो चोकोबार वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आइसक्रीम जो बर्फ की गोला बर्फ वगैरह बनती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, वाटर से क्या करते हैं, क्या बना रहे हैं, आइस बना रहे हैं। उसको भी तो, वो भी तो एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है। वो क्या कर रहा है, पाइप के अंदर हो सकता है कोई और रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वाटर से हीट निकाल ले रहा है और बर्फ को कन्वर्ट कर दे रहा है, और बर्फ को आप कहीं भी यूज करिए कूलिंग करने के लिए। ठीक, तो वो क्या हुआ, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो पाइप के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, वो पाइप के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है। पाइप में हो सकता है या अमोनिया फ्लो हो रहा होगा, या तो अब R11 फ्लो हो रहा है, तमाम रेफ्रिजरेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हमेशा एवापोरेटर के पास होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो हमेशा लेटेंट हीट ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है वो, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट समझ गए। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिवाइस के अंदर, वो चीज़ बाहर रहेगी। तो क्या है, आप लिखिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में। यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है, फिर इसे कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब बर्फ़ बना लिया आपने, कहीं भी यूज़ करिए उसको। आइसक्रीम पे जो देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आइसक्रीम के डिब्बे वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग बर्फ़, पहले में क्या होता है, लकड़ी का रहता था सिंपल सा एक, उसमें बर्फ़ डाल के अपना आइसक्रीम बेच के आते थे। तो वो क्या है, एक तरीके का रेफ्रिजरेंट ही है। जो चीज़ जिसको ठंडा कर रही है वो रेफ्रिजरेंट का ही काम कर रहा है। ठीक, समझ रहे बात को। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, मैं जो पॉइंट बोलूंगा वही पॉइंट लिखिएगा, सारे पॉइंट नहीं लिखना है इसमें प्रॉपर्टीज में। ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। लो क्यों, देखिए हर जो चीज़ इसमें लिखी हुई है सबका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बोला जा रहा है लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसा रेफ्रिजरेंट हमको नहीं चूज करना जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो। जैसे मान लीजिए आप रूम का एसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप एक रूम को ठंडा करना है, ठीक, अगर मान लीजिए रूम को हमको लाना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे, और रूम का टेम्परेचर कितना है 35+ है, गर्मियों में 35-40 आसपास होता है, उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, रेफ्रिजरेंट मान लीजिए का बॉइलिंग पॉइंट 22 से ज़्यादा हो गया, ठीक, 22 से ज़्यादा हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है जहां पर अपना फेज कोई भी आपका रेफ्रिजरेंट है, अगर मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
जब तक टेम्परेचर आपका 100 नहीं पहुंचेगा वो 100 डिग्री पर, मतलब वो आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, तो इवोपरेटर में होता क्या है, इवोपरेटर में क्या होता क्या है, आप लिक्विड फ्लो कराते हैं, ठीक, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जहाँ जो भी आपको ठंडा करना है, जो भी कमरा ठंडा करना है, जो भी कुछ भी जो भी एरिया आपको ठंडा करना है, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है और अपना क्या करते हैं कि फेज चेंज कर देता है, फिर कंप्रेसर पे जाता है। तो अगर ये चीज़ हाई रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा तो वो फेज ही नहीं चेंज कर पाएगा। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट काम का क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आपका लेटेंट हीट ही तो एब्जॉर्ब करता है, फेज चेंज करता है, उतनी ही हीट अपने लेटेंट हीट के बराबर ही हीट एब्जॉर्ब करेगा उस एरिया से। तो बहुत हाई हो जाएगा, मान लो 22 का, तो उतना ही वो लेटेंट हीट के बराबर आप हीट ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी ना ओवरऑल। तो लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जितनी ज़्यादा गुप्त ऊष्मा उस रेफ्रिजरेंट की रहेगी उतना ज़्यादा वो कूलिंग इफेक्ट दे सकता है। निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। अगर कोई रेफ्रिजरेंट है जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है वेपर के फॉर्म में, तो होगा क्या, जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो कंप्रेसर में वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। P/dV प्रेशर चेंज ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम ज़्यादा किसी चीज़ एयर को मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है, एयर को कंप्रेस करना है कंप्रेसर को, और 2 मीटर क्यूब है मान लो एयर, तो उसमें ज़्यादा वर्क लगेगा ना। तो उसी तरीके से कह रहा है कि कम से कम स्पेसिफिक, कम से कम वॉल्यूम होना चाहिए। धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, मतलब जो भी आप कोई जहाँ भी रेफ्रिजरेंट फ्लो का कोई ना कोई मेटल की पाइप हो गई या प्लास्टिक की पाइप, जो भी होगी, पाइप सिस्टम होता है इवोपरेटर के अंदर, कंडेंसर के अंदर, तो कोरोजन वगैरह वो चीज़ ना क्रिएट करे, ये भी ध्यान देना है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। लीकेज, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट आपका अमोनिया यूज़ किया जाता है, तो अमोनिया बहुत स्मेल करती है। तो जनरली हम कभी भी इसमें फ्रिज में, एसी में नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। तो मतलब जहरीली नहीं होनी चाहिए, कास्ट कम होनी चाहिए, आसानी से द्रवित होनी चाहिए, दुर्गंध रहित होनी चाहिए। मैं बता रहा था कि अमोनिया की स्मेल बहुत ही गंदी होती है। तो कभी भी आप ये नहीं कि अमोनिया चले हम यूज़ कर देंगे, भाई 10,000 का एसी खरीद के फ्रिज लेके आया वो तो अमोनिया डालेगा, उसमें स्मेल ही आएगी, तो उसका यूज ही क्या है। तो ये भी ध्यान देना कि उसकी स्मेल भी सही होनी चाहिए। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बोला वही नोट करते जाइए आप। अब देखिए हेडिंग डालिए, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट क्या है आपका यह हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट क्या है, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट जिसमें आपके 2 नंबर, मतलब मीथेन ग्रुप के और इथेन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट हों। समझ रहे हैं, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट जिसमें कार्बन मौजूद हो और हैलोजन ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो। हेलो कार्बन, हैलोजन ग्रुप आपने आवर साइडिन जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप पढ़ा है ना आप, एसपीडीएफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में पढ़ता है वो, केमिस्ट्री में याद रख करिए, एसपीडीएफ ब्लॉक में हैलोजन ग्रुप, तो उसमें सारे हैं। तो कोई न कोई एक एलिमेंट आपका कम से कम हैलोजन ग्रुप का होना चाहिए और एक कार्बन होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 21 रेफ्रिजरेंट का क्या नाम है, तो सब नहीं याद करनी है, कुछ फेमस याद करना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद करना है केवल आपको, से R11, R12, R13, R14, ठीक, R21, R22, उसके बाद आ जाइए R113, R114, बस इतने रेफ्रिजरेंट आपको याद करने हैं। ठीक, अब आता है एजोटेप रेफ्रिजरेंट। एजोटेप रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत
आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, इस ग्रुप का रेफ्रिजरेंट बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। इन पदार्थों का आश्वासन तोड़ा नहीं जा सकता है। इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट एक निश्चित ऊष्मागतिकी को प्रदर्शित करते हैं। यह गुण तापमान एवं दाब के में परिवर्तन मतलब नहीं कर सकते हैं ज़्यादा इसमें। तो इसमें दो नोट कर लीजिए स्टार्टिंग के ही, R55 I502। और नेक्स्ट लिखिए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सी है, डी ब्लॉक में होते हैं। कार्बन हो गया, जहाँ पे कार्बन आ गया वो समझ लीजिए। और ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं, जो F ब्लॉक में हैं। ठीक, F ब्लॉक में जो भी मटेरियल है इनऑर्गेनिक है। तो अमोनिया NH3, वाटर H2O, एयर, देखिए सारा F ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर। तो ये सब इनऑर्गेनिक, जहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल आपका यूज होगा, वो जो भी आपको इनऑर्गेनिक यूज होंगे एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए तो उसमें अब आएगा नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें दो नोट कर लीजिए, कोई तीन चार इसमें सब नोट कर लीजिए। इनऑर्गेनिक बड़े फेमस हैं, सारे जनरली यूज किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोकार्बन। इस ग्रुप के सभी रेफ्रिजरेंट कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यूज होते हैं मतलब कि इस सब में कार्बन आएगा और हाइड्रोजन आएगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इतना ही चार नोट कर लीजिए। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक हैं। ठीक, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसको रहने दीजिए अनसैचुरेटेड को, इतना ही सफिशिएंट है। और वाटर लिखिए। वाटर कभी भी डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज नहीं किया जाता है। ये एक तरीके का सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। हेडिंग डाल लीजिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, नोट कर लीजिए हेडिंग। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या आएगा, वाटर आएगा और ब्राउन सॉल्यूशन। देखिए ब्राउन मतलब क्या होता है, जहां पर आप वाटर है और थोड़ा सा आप नमक या साल्ट क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जहां अगर वाटर में आप थोड़ा सा नमक डाल देते हैं वो ब्राउन सॉल्यूशन होता है। उससे क्या होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो ताप जमने के, उसमें क्या होता है, यह एक मिश्रण होती है। पहले वाटर को नोट कर लीजिए। यह एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर प्लांट एवं औद्योगिक शीतलन में किया जाता है। इस रेफ्रिजरेंट का उपयोग तब किया जाता है जब तापमान को जल के जमाव बिंदु से ऊपर रखना होता है। समझ रहे हैं, जल के जमाव बिंदु से ऊपर। जब कोई चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ बनती है, अगर उसके ऊपर का अगर कोई चीज कूल करनी है, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो आप वहाँ पर आप वाटर यूज कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक, ब्राइन लिखिए। यह एक मिश्रण होता है जिसमें पानी में नमक उपयुक्त मात्रा में घुला होता है। जब पानी में नमक मिलता है तो विलयन का जमाव तापमान जल की अपेक्षा कम होता है। मतलब जो चीज़ पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रही थी बर्फ, अब वो क्या होगी, उससे थोड़ा पहले जमने लगेगी। समझ रहे हैं। तो इसमें नोट कर लीजिए NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा रेफ्रिजरेंट के बारे में, और आप लोग कोशिश करिएगा अगर मैं समझा पाया आपको तो वीडियो के माध्यम से अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन यूट्यूब में ये चीज़ अपलोड होगी, और आपका अपना कमेंट दीजिएगा इस पर, और उस पर मैं कमेंट करूँगा जो चीज़ आपको डाउट हुआ होगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। स्टे लाइव, स्टे सेफ।